हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 564 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां आई हुई हैं, जो कि आप सभी कृषि वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कृषि अधिकारी बनने का बहुत शुभ अवसर है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में के संबंध में बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती है। यहाँ पर 8 कृषि से संबंधित कृषि विशेषज्ञ हैं, जो कि इस सिलेबस के अनुसार आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं और सिलेबस के अनुसार आपकी पढ़ाई पूरी होगी। मेरी अगर आप लोग बैच की बात जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक बैच पूरी तरह से फुल हो चुका है, ऑफलाइन क्लास है। मेरा जो दूसरा बैच है वह 11 तारीख से आने वाले 11 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आप लोग जो इच्छुक छात्र हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो एड्रेस है आप कानपुर में है, कमलेश्वरम गेस्ट हाउस के बगल में त्रिवेणी इलेक्ट्रॉनिक्स के 2nd फ्लोर पर है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। आप लोगों को मालूम है कि सब पहले क्या करता था, उत्तर प्रदेश जो चयन करता था उसमें केवल कृषि के क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आते थे। उसी 120 क्वेश्चन के बहुत सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें से हम आपको आज 50 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है और उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, ये जो हम पेपर लिए हैं, ये उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 1996 कृषि का है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, चीमा आप लोग जानते होंगे, प्रोसो मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। सभी लोग सारे चीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। सबसे पहले अगर पेन और कॉपी नहीं है तो वो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से कौन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीना का वानस्पतिक नाम है। चीना को हम लोग कहते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलुसाइन कोरकाना। इलुसाइन कोरकाना जो है आपको मालूम है मंडुआ का बोटेनिकल नेम है, जिसको हम रागी भी कहते हैं, बहुत फेमस है। और हमें लग रहा है कि इस बार रागी का ही बोटेनिकल नेम पूछा जाएगा। तो रागी का बोटेनिकल नेम है इलुसाइन कोरकाना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में लिखा है पैनिकम मिलियेसियम। ये जो है यही चीना का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉस्पेलम स्कारबिकुलेटम, जो कि कोदो का बोटेनिकल नेम है। और इकानोकुल्वा फ्रूमेंटिसी, ये आप जानते होंगे, जिसको हम लोग गांव में सांवा कहते हैं। अब इसकी खेती नहीं होती, बहुत पहले होती थी। इसका बोटेनिकल नेम है, जिसको इंग्लिश में बार्नयार्ड ग्रास कहते हैं। और एक चीज़ बताएं, जो आपका मंडुआ है, मंडुआ को हम फिंगर मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। लेकिन और भी क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कि आप लोगों को मालूम है जो हमारा स्मॉल मिलेट्स है, ये सभी स्मॉल मिलेट्स का बोटेनिकल नेम यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं उनकी खेती 1950 से अभी तक लगभग 70 साल में लगभग 60% से कम हो गई है। मतलब जितना खेती उनकी होती थी उसमें 60 गुना की गिरावट आ गई है, जिससे अब उसकी खेती अब ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हैं स्मॉल मिलेट्स सब न्यूट्रिटिव क्रॉप हैं और इनकी खेती होना ज़रूरी है। ये अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और हर बार आयोग अगर क्वेश्चन बनाएगा तो आपके स्मॉल मिलेट्स से, जो कि 6 हैं स्मॉल मिलेट्स, जिसमें हमने 4 आपको बता दिया, ये 6 स्मॉल मिलेट्स हैं, जिससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको सभी स्मॉल मिलेट्स का बोटेनिकल नेम जानना जरूरी है। और साथ साथ में मैं चीना के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा। चीना का जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना है, और इसका सीड रेट जो है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। NC ब्रैडी की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में NC ब्रैडी जी हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। NC ब्रैडी 1966 में पब्लिश हुई थी, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परपरागित फसल कौन सी है। परपरागित फसल आप लोग जानते होंगे, जो फसलें होती हैं 2 तरह की होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें होती हैं ऐसी फसलें जिनमें स्वपरागण 5% या उससे कम होता है,
और पर परागण 5% से 95% ज़्यादा होता है तो उनको हम लोग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं, या फिर उनको कहते हैं हम लोग पर परागित फसल। तो इसमें टमाटर सेल्फ पॉलिनेटेड है ए ऑप्शन में। दूसरा मूंगफली आप लोग जानते होंगे क्लिस्टोगैमी दशा पाई जाती है, तो क्लिस्टोगैमी में इसका जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होता, तो पर परागित होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मिर्च, इसमें भी स्वपरागण होता है, तो इसका आंसर है फूल गोभी। आपको एक चीज़ मैं सिंपल सी बता देता हूँ, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपके ज्ञान का वर्धन करते रहेंगे। तो इसमें जो है जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है, ब्रेसिकेसी जैसे मस्टर्ड हो गया, क्रूसीफेरी जिसको कहा जाता है दूसरे शब्दों में, मस्टर्ड हो गया, तो मस्टर्ड कुल के सभी प्रजातियों में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। कोई भी मस्टर्ड हो, मस्टर्ड जैसे ब्रेसिकेसी कुल का कोई भी पौधा होगा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिकों से संबंधित बोनस एक्ट पास हुआ था। बोनस एक्ट आप लोग जानते होंगे, इसके पहले एक एक्ट पास हुआ था ACP, एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस जिसको कहते थे, 1965 में। उसी समय फसलों को बोनस भी दिया जाता था, तो इसका जो वर्ष है वो क्या है, 1965। मतलब बोनस एक्ट कृषि श्रमिकों के संबंध में बोनस एक्ट कब पास हुआ, तो 1965 में पास हुआ था। एक क्वेश्चन और है, कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है। तो कपास की ब्लैक आर्म बीमारी जो है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। देखिए बात यह है कि इसमें इसका एक भाग जो है सड़ जाता है, तो सड़ने से संबंधित अगर कोई भी बीमारी, उसमें भी सड़न की ही बात की गई है, तो अगर ऐसा है तो लगभग 90% तो जीवाणु ही होते हैं। आपको मालूम है डिकम्पोजिशन में भी जीवाणु भाग लेते हैं मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, चर्चित आयरिश फेमाइन का कारण क्या था। आप लोगों को पता होगा आयरिश में 1845 में आयरिश फेमाइन आई थी, और यह आलू में आई थी। आलू में एक रोग होता है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक कवक से होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसकी वजह से उस समय वहाँ पे बहुत सारे लोग उत्पादन नहीं हो पाया आलू का। और आप लोग मालूम है जो स्टेबल फूड वेजिटेबल है पोटैटो, आपको मालूम है, तो स्टेबल फूड होने के कारण उन लोगों का जो पेट है वास्तव में भर नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसलिए ये बहुत चर्चित रहा, तो आप इसको याद रखेंगे। 1845 में आई थी, और ये आलू का पछेती झुलसा रोग, इसमें पहला ऑप्शन में आलू का अगेती झुलसा रोग, तो ये गलत है। आलू का पिछेती झुलसा रोग के कारण होते हैं, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक कवक से होती है। इसमें लिया है धान का झुलसा रोग, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। तो विटामिन B12 का अगर हम रासायनिक नाम देखें तो इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो इसमें कोबालामिन कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो इसको आप याद रखेंगे, पहले ही ऑप्शन इसका सही है, कोबाल्ट, क्लोरीन, फ्लोराइड और सल्फर दिया हुआ है, तो इसका आंसर है कोबाल्ट। आपको मालूम है जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं B और C होती हैं, उसके बाद A, D, E की जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है। अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो सभी लोग पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और अगर आपको पता है कि अगर आप इच्छुक हैं हमारे ऑफलाइन क्लास के लिए, क्योंकि हम यूट्यूब पर ऑनलाइन कितना आपको पढ़ा देंगे, और आपको मालूम है मेरा एक बैच फुल हो चुका है, दूसरा बैच 11 तारीख को आने वाला है। तो सभी लोग उस बैच में आइए, अटेंड करिए, और मेरा विश्वास है कि मेरे से बेहतर यहाँ कानपुर चाहे इलाहाबाद हो, कहीं भी आप जाएंगे, इससे बेहतर संस्था आपको नहीं मिलने वाली। आप एक बार आप अवसर दें अपने आप को करियर को बनाने के लिए हमें, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हेटेरोसिस शब्द का नामकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। हेटेरोसिस आप लोग जानते होंगे। एक तो आपको सबसे पहले हेटेरोसिस समझना पड़ेगा। हेटेरोसिस क्या होती है? सुपेरिटी ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम दियर पेरेंट्स, मीन्स जो उनके पेरेंट हैं, उन पेरेंट से अगर उनका जो संतान है वो क्या है, उससे सुपीरियर है, ठीक है। चाहे किसी भी क्षेत्र में, यील्ड में सपोज करिए, एग्रीकल्चर में तो यील्ड से बहुत ज़्यादा संबंध होता है। तो मतलब जैसे सपोज करिए 2 फसलें हैं, उनका अलग अलग जो उत्पादन है, उनसे क्रॉस करने के वाले जो बाद जो उसकी अगली ऑफ स्प्रिंग आई, उसका उत्पादन जो है F1 जनरेशन का, वो उन दोनों की तुलना में ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये है, वहाँ पे हेटेरोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोसिस। तो हेटेरोसिस कह रहा है कि हेटेरोसिस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो सॉरी, तो हेटेरोसिस शब्द जो है G.H. सुल ने दिया था। किसने दिया था? G.H. सुल। तो G.H. सुल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं मक्के में
सिंगल क्रॉस जो है जीएस सुल ने दिया था। मक्के में सिंगल क्रॉस जीएस सुल और डबल क्रॉस डीएफ जोन्स ने दिया था। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको मालूम है योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय मृदा में सुधारक के रूप में प्रयोग होता है? देखिए, अम्लीय मृदा एसिडिक नेचर की होगी तो उसमें कोई ऐसा हम अगर पदार्थ डालेंगे, मटेरियल डालेंगे जो क्षारीय प्रकृति का होगा तो उसका सुधार हो जाएगा। तो आप जानते होंगे जो चूना है जिसको लाइम कहते हैं, लाइम का एप्लीकेशन हम लोग जनरली जो है करते हैं एसिडिक सॉइल के अमेंडमेंट में, सुधार में। उसके बाद इसमें बी ऑप्शन में लिखा है जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग हम लोग सोडिक सॉइल में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। यूरिया और अमोनियम सल्फेट ये जो फर्टिलाइजर है इनका जो सॉल्यूशन होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इनका प्रयोग हम क्षारीय मृदा में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है? आप लोग जानते होंगे इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट कार्यक्रम जिसको IVDP कहा जाता है। इसका जो मूल इकाई है वो परिवार होता है, एक परिवार मूल इकाई होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापित हुई, मतलब कह रहा है कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तो बहुत आम क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होता है कि आपको सभी को पता है कि 1960 में पंतनगर में, उस समय पंतनगर उत्तर प्रदेश में था, पंतनगर में हुआ है 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश नी प्रभावी पौधा है जिसको हम लोग कहते हैं सोलर डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, डे न्यूट्रल, जिसका मतलब डे न्यूट्रल का मतलब आप थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लेंगे। डे न्यूट्रल का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनका पुष्पावस्था पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस अवस्था पर? पुष्पावस्था पर। इसको आप याद रखेंगे, पुष्पावस्था पर ही होनी चाहिए और किसी अवस्था पर नहीं। पुष्पावस्था पर किसी पौधे पर, उस पौधे पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं डे न्यूट्रल या प्रकाश नी प्रभावी पौधा कहते हैं। तो आपको मालूम है बहुत सारे डे न्यूट्रल प्लांट हैं, जिसमें से इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सूरजमुखी, गेहूँ, जौ और मटर दिया हुआ है। तो इसमें आंसर है सूरजमुखी। क्या है? सूरजमुखी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाले के लिए संवेदनशील फसल है? पाले के लिए ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट, पाले के लिए संवेदनशील फसल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है गेहूँ, नहीं, गेहूँ तो टॉलरेट करता है। आलू है, जौ है और चई। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे गांव में कहते हैं हमारे आलू में पाला लग गया है ना, तो पाले के प्रति कोई ससेप्टेबल होगा तभी तो उसमें लगेगा। तो इस समय इसमें जो आलू है वो सही हो जाएगा। आलू के साथ साथ आपको मालूम है कि फ्रॉस्ट के प्रति ससेप्टेबल आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट दलहनी फसल है जिसका नाम है अरहर, और साथ में फल में अमरूद जो है सबसे ज़्यादा फ्रॉस्ट से के प्रति ससेप्टेबल होता है, मीन्स पाले के प्रति जो है संवेदनशील होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन मेट्रोलॉजी का है और आपके सिलेबस में मेट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है और वो यहाँ के विशेषज्ञ द्वारा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया भी जाएगा। आप लोग एक बार अवसर जरूर दें हमसे पढ़ने के लिए। अगला इसमें एक्चुअली आंसर होगा दाब मापी, जिसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर, आई थिंक दाब मापी। और ताप मापी से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, वेग मापी से हम वायु की गति मापते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है डी ऑप्शन लिखा है ताप। अगला क्वेश्चन है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम लोग DAP कहते हैं, में फॉस्फेट का प्रतिशत होता है। DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट में किसका प्रतिशत पूछ रहा है? फॉस्फेट का। देखिए, DAP में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फास्फोरस होता है, दूसरा नाइट्रोजन होता है। अगर फास्फोरस पूछता है तो 46% होगा और अगर नाइट्रोजन पूछता है तो 8% होगा। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल एक ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, ग्रीन मैन्यूरिंग भी कह सकते हैं इसको, दोनों में आता है। इसका प्रयोग धान के खेत में किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि धान के खेत में पर हेक्टेयर ये 20 से 30 kg, आपके बार यही क्वेश्चन आएगा, 20 से 30 kg नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है, तो इसमें टाइपिंग है, डिसकरिंग है, टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग और ब्लांचिंग।
तो टॉपिंग आप लोग जानते हो, सबसे पहले इसके 2-3 पत्तियों को फ्लावर सहित हम लोग हटा देते हैं, जिससे जो एनर्जी फ्लावर में यूज होती है वो पत्तियों में डाइवर्ट हो जाती है। और डिसकरिंग का मतलब बाद में जब हम टॉपिंग करते हैं उसके बाद शक्कर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन के इफेक्ट के कारण होता है। शक्कर निकलते हैं तो शक्कर को भी हटाते हैं, उसको डिसकरिंग कहते हैं। और तीसरा प्राइमिंग, पकी हुई निचली पत्तियों को हम धीरे धीरे उससे अलग करते हैं, एक ही साथ सारे का हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, जिसको हम लोग प्राइमिंग कहते हैं। ये तीनों क्रियाएं तो तंबाकू से ही हैं। ब्लांचिंग जो है फूल गोभी में की जाती है ना। जो फूल गोभी की निचली सबसे चौड़ी पत्ती होती है उसको तोड़कर ऊपर से हम ढक देते हैं, जिससे इसका सनलाइट का कोई प्रभाव इस पर न पड़े। तो ब्लांचिंग की क्रिया कॉलीफ्लावर में की जाती है। अगला है बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर इसमें पूछा गया है। तो इस बैगन का पहला ऑप्शन इसमें है 400 से 500 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, 200 से 300 ग्राम और 100 से 200 ग्राम। तो बैगन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बैगन का सीड रेट पूछ लेता है। और इसमें देसी मतलब हाइब्रिड की बात नहीं किया है, तो 400 से 500 ग्राम है। अगर हाइब्रिड की बात करता तो 100 से 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम होता हाइब्रिड, क्योंकि इसमें सामान्य पूछा गया तो इसमें हो जाए 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होगा। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग का संबंध है। टिक्का रोग आप लोग जानते होंगे, मूंगफली का बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है टिक्का रोग, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटस होता है, इसको आप याद रखेंगे। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनाटम नामक कवक से होता है और ये मूंगफली से संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आलू की पिछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति है। देखिए आप लोग, बहुत फेमस नाम है कुफरी बादशाह, यही इसमें ऑप्शन में सही भी है। कुफरी बादशाह एक ऐसी फसल है जिसमें आलू के जो पछेती झुलसा रोग होता है वो होता है नहीं। बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है आम्रपाली आम का एक संकरण है, तो वो संकरण पूछा है किसका किसका है। तो इसमें पहला दिया है दशहरी गुड़े नीलम, दूसरा है नीलम गुड़े दशहरी और तीसरा है नीलम गुड़े अल्फांसो और रत्ना गुड़े अल्फांसो, इस तरह से है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, नीलम गुड़े दशहरी गुड़े नीलम, ए ऑप्शन दशहरी गुड़े नीलम। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो आम्रपाली का जो क्रॉस है वो दशहरी गुड़े नीलम का है। आप एक याद रखेंगे बात, आप लोग पढ़े होंगे DNA, जेनेटिक्स में पढ़े होंगे DNA। तो DNA, डी से हो गया आपका दशहरी और एन से हो गया नीलम और बन क्या रहा है ए, मतलब अल्फांसो। तो DNA आप याद रखेंगे। ऐसे ही जो दूसरा ऑप्शन है नीलम गुड़े दशहरी, तो ये मल्लिका का क्रॉस है ना। मल्लिका आप लोग जानते हो, बहुत फेमस नाम है मल्लिका, जिसका क्रॉस है नीलम गुड़े दशहरी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा कौन सी है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर भारत में फैली हुई है। कितने मिलियन हेक्टेयर? 75 मिलियन हेक्टेयर पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है। उसके बाद लाल मृदाएँ हैं, उसके बाद काली मृदाएँ पाई जाती हैं भारत में। उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री खाद और बायोगैस खाद में। देखिए पोल्ट्री इसमें होगा, क्योंकि पोल्ट्री को हम लोग कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में रखते हैं। तो देखिए अगर बात करें, जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में बल्क में होता है, लेकिन उसमें जो इनका NPK का प्रतिशत होता है और भी जो न्यूट्रिएंट होगा उनका प्रतिशत कम होता है। लेकिन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट होगा वो उसकी वैल्यू उनकी तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसमें वो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला है उत्तरी भारत में क्वेश्चन है पंख विहीन कीट का उपवर्ग है। पंख विहीन कीट का उपवर्ग है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्टेरिगोटा। देखिए एप्टेरी का मतलब होता है कि ऐसे कीट जिनमें पंख ना हो। तो एप्टेरिगोटा एक उपवर्ग है जिसके अंतर्गत ऐसे कीटों को रखा गया है जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेतन प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं माहू में, थ्रिप्स में, फुदका में और ब्रिंक्स में। तो रेतन प्रकार के जो हैं माउथ पार्ट पाए जाते हैं। आपको मालूम है ये जो हमारे थ्रिप्स होते हैं जो उसमें लगते हैं, थ्रिप्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है चिली का, मिर्चे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 है कीटों को नष्ट न करना, कीटों को नष्ट करना, नासी कीटों की संख्या को आर्थिक स्तर से नीचे करना, नासी कीट स्तर को कम करना। देखिए बात यह है कि हमारा एक आर्थिक क्षति होता है। आर्थिक क्षति से जो हमारे नासी कीट है जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, केवल उनकी संख्या कम कर देना कीट प्रबंधन कहलाता है। क्योंकि
कीट प्रबंधन में हम सभी कीटों को नहीं मारते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे हमारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए और कृषि के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको अगर मार रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है जैव विविधता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण होता है। तो जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण के लिए जितने भी जीवाणु प्रतिरोधी होती हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का प्रयोग किया था, इसका ए ऑप्शन सही है। धान की सुगंधित प्रजाति की बात करते हैं। तो धान की सुगंधित प्रजाति में अगर हम देखें तो धान की जो सुगंधित प्रजाति है इसमें दिया है टाइप 3, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मालूम है बासमती से जितनी भी सीरीज निकलती हैं सब सुगंधित होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और है कस्तूरी भी धान की एक सुगंधित प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों के बीज शोधन किया जाता है। तो दलहनी फसलों का बीज शोधन हम लोग किससे करते हैं? राइजोबियम कल्चर से करते हैं। और राइजोबियम कल्चर का एक डिब्बा आता है 250 ग्राम का भी, 200 ग्राम का भी आता है, जो कि 10 kg सीड होता है लेगुमिनस क्रॉप का, वो उसको सीड ट्रीटमेंट करने के लिए उपयुक्त रहता है 10 kg। ओके। अगला है असिंचित गेहूं की प्रजाति कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन में HD। देखिए HD सीरीज से कोई भी अगर गेहूं की प्रजाति निकली हुई है HD सीरीज से तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो असिंचित में हो ही नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद लिखा है यूपी में भी यूपी सीरीज से भी जितनी भी प्रजातियाँ निकलती हैं वो ड्रॉट टोलेंट नहीं होती हैं। उसके बाद राज 3077, ये राज 3077 जो है बारले की प्रजाति है, इसमें गेहूं में दिया हुआ है। K65 जो है ये कानपुर से निकाली गई है, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। ये जो है सूखा को सहन करने की क्षमता रखता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सूरजमुखी के तेल में कसैलापन का कारण ऑक्सीडेशन होता है, उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती रहती है, इसलिए उसमें कसैलापन हो जाता है। कपास में रुई का प्रतिशत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ओटाई % कहते हैं। अब आप सुन लीजिए, कपास में ओटाई % जो होता है वो 24 से 43% होता है। तो हम लोग ऑप्शन पिक की तरफ बढ़ते हैं। 5 से 10% तो ये गलत हो गया, 10 से 15% ये भी गलत हो गया। हमने बताया ना 24% मिनिमम होता है, और 15 से 20% ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 25% के ऊपर, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका जो एवरेज है वो 24 से 43% ओटाई % होता है। मतलब अगर हम कपास की खेती करते हैं तो उसका जो बॉल होता है उसमें हमको सीड प्राप्त होता है और लिंट प्राप्त होता है। तो जो लिंट है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, वो 24 से 43% अलग अलग प्रकार की प्रजातियों में अलग अलग तरह से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं? तो आपको मालूम है कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके थ्रू ATP का जनरेशन होता है, और ATP को हम लोग क्या कहते हैं? कॉइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। इसलिए ऊर्जा का विद्युत गृह हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की, और आपको मालूम है ये वीडियो अंत तक देखेंगे। और हमारा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा जो दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है वो 11 तारीख से स्टार्ट होगा। सभी इच्छुक छात्र एक बार हमको जरूर अवसर दें, हमारे संस्था में आए और देखें कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है टमाटर की बीज दर वही है, फिर से आ गई है 400 से 500 kg, 400 से 500 ग्राम पर kg, सॉरी। उसके बाद है सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? मतलब एक पूछ रहा है कि वेजिटेबल रिक्वायरमेंट पर डे पर हेड। तो इसका जो आंसर है वो अभी तो इसमें दिया हुआ है 285 ग्राम, लेकिन ये बढ़ गया है इसका सब्जियों का रिक्वायरमेंट। इसके अनुसार तो आयोग के अनुसार 285 ग्राम सही है, लेकिन अभी 310 ग्राम हो गया है। अगला है कौन सा ऑक्सिन है? ऑक्सिन आप लोग जानते होंगे एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो प्रमोट करते हैं, दूसरा जो इनहिबिट करते हैं। तो ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन में आता है। 2,4-D एक प्रकार की ऑक्सिन है, आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद IA इंडोलेस्टिक एसिड, ये भी जो है ऑक्सिन ही है। उसके बाद है IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये भी ऑक्सिन है। उसके बाद G है जिब्रेलिक एसिड जो है ऑक्सिन का एक प्रकार नहीं है, बल्कि जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेला फिजिकोराई से जापान में कुरोसावा ने खोजा था। तो एक प्रकार का ये जो Ga है ये जिब्रेलिक एसिड है, बल्कि ऑक्सिन नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से कौन सा फल नहीं है? एक्चुअली ये गलत क्वेश्चन उन्होंने हमें लगता है दे दिया है। आम, नींबू, अमरूद और टमाटर ये सभी फल हैं, वो उनके कहने का मतलब। लेकिन आम को हम फ्रूट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, नींबू को भी करते हैं और अमरूद को भी, और टमाटर को हम सब्जी के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से इसमें टमाटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने के गन्ने के टुकड़े की आवश्यकता कितनी है? तो आप छिद्दा सिंह की बुक इसमें दिया हुआ है रेफरेंस में। एक्चुअली 1 हेक्टेयर में इसमें पहला ऑप्शन है 30,000, 40,000, 50,000 और 60,000। तो आपको मालूम अगर 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करना है तो 3 आँखें वाले, कितने आँखों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 आँखें वाले। अगर 2 आँखें वाले पूछ लेगा तो इसका जस्ट डबल हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। 3 आँखें वाले पौधों की सेट की लगभग 35,000 से 40,000 सेट आप प्रति हेक्टेयर के लिए उपयोगी होता है, जिसका भार पूछा जाता कभी कभी वेट में अगर आए, जिसका
भार जो है 70 से 80 क्विंटल होता है। मतलब अगर हम वेट के हिसाब से देखें तो 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है। और दूसरा अगर हम सेट काउंट अकॉर्डिंग टू सेट करें सेट तो ये 35,000 से 40,000 सेट होता है पर हेक्टेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हुआ, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करवाएंगे आयोग के। आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत मज़ा आया होगा, और अगर ये हम कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से। आप अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़, अगर आप अभी देखिए ऐसे जो अपॉर्चुनिटी है वो बार बार नहीं आती है, आप लोग एक बार अवसर दीजिए और अधिकारी बनिए। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।